हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हिंदी के 37 क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, तो आप लोग बहुत ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपका टाइम बर्बाद हो रहा है तो स्पीड में आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, आपका रिवीजन भी होगा और आपको पता चलेगा कि आपको और मतलब आपको बहुत फायदा होगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, चलिए शुरू करते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द क्या है। शुद्ध वर्तनी शब्द है, 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से हमें बताना है कौन सी किसकी वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे वाल्मीकि में ब है, तो ये वाला तो गलत हो गया, वो होना चाहिए, वाल्मीकि होता है ना कि वाल्मीकि। उसके बाद दैदीप्यमान में यहाँ पे दे होगा, दय नहीं होगा, दय नहीं होगा, यानी डबल एक की मात्रा डबल नहीं होगी, ये दे दीप्यमान होगा। ठीक है, तो ये भी गलत है। उसके बाद अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है, न पे की मात्रा नहीं रहेगा, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 सहस्त्र, ये हमारा सही है। ठीक है, सहस्त्र ये बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, तो ये वर्तनी में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है हमारा कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध बताना है हमें, इन चारों में बताना है कौन सा शुद्ध है। तो अष्ट ये गलत है, अष्ट ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 सही है हमारा, अष्ट, ये अष्ट ऐसे लिखा जाता है, ये वाला सही है। ठीक है, तो ये भी वर्तनी है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो लिंग संबंधित उचित युग में है। तो हमें बताना है कौन सी विकल्प जो लिंग यानी पुरुष और स्त्रीलिंग में सही है। तो नौकर नौकरी ये तो बहुवचन हो गया, तो ये तो गलत है। पाठक पाठकों ये भी गलत है, ये भी बहुवचन हो गया। कमरे कमरी ये भी बहुवचन हो गया। तो मृग मृगी, देख रहे हैं मृग और मृगी, ये मेल है ये फीमेल है, मृग मृगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, लिंग लिंग से संबंधित। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है हमारा कि महिला शब्द का सही बहुवचन बताइए। महिला शब्द का सही बहुवचन, तो महिला का महिलाओं, महिलाएं नहीं, महिले नहीं, महिलो गलत। ऑप्शन नंबर 4 महिला वर्ग, तो इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा महिला वर्ग सही है, महिला का महिला वर्ग। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है हमारा कि नवरात्र में कौन सा समास है। नवरात्र में कौन सा समास है। तो नवरात्र हम देख रहे हैं, नौ यानी यहाँ पे गिनती आ रही है, तो अगर कहीं भी गिनती आए तो वहाँ पे द्विगु समास होता है, द्विगु। जैसे दुगु दिगु, ऐसे इसको मैंने ऐसे किया था, द्विगु द्विगु द्विगु, तो द्विगु मतलब गिनती आ रही है, तो इसलिए नौ नौ नवरात्र नौ, तो यहाँ भी गिनती आ गई, तो यहाँ पे द्विगु समास हो गया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 है हमारा कि भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब हुआ। भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है 1500 ईस्वी के आसपास। तो बता दूं कि भारत में जो संस्कृति की प्रचलित थी वो 1500 से 1000 ईस्वी के ईसा पूर्व के आसपास थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न नंबर 7 है हमारा कि हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से। हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से। इसका सही आंसर है एक, भारोपी परिवार से, भारोपी परिवार से। तो हिंदी का संबंध भारोपी परिवार से। ठीक है, क्योंकि इसमें भारत और यूरोप की भाषाएं आती हैं, तो इसे ही भारोपी परिवार कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है हमारा कि दिए गए विकल्पों में से हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ विजेता कौन है। कह रहा है कि किसको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो हमको पता है जो प्रथम ज्ञानपीठ हिंदी भाषा के लिए मिला था वो 1968 में मिला था। किसको मिला था, सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। सुमित्रा नंदन पंत को किसके लिए मिला था, चिदम्बरा के लिए, चिदम्बरा के लिए मिला था। ठीक है, 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए मिला था। तो इसका जो ट्रिक था, दन दिन दान देवी नर नीर नार, तो दन मतलब सुमित्रा नंदन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है हमारा कि 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था। इसका सही आंसर है नंद किशोर आचार्य, नंद किशोर आचार्य। तो इनकी जो रचना थी छिलते हुए अपने को, छिलते हुए अपने को, छिलते हुए अपने को, इनके लिए इन्हें 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। प्रश्न नंबर 10 है हमारा कि सेवकू सो जो करे सेवकाई। सेवकू जो सो जो करे सेवकाई, यह पंक्ति किस कवि की है। किसने कहा है सेवकी सो जो करे सेवकाई, यह पंक्ति किसकी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है तुलसीदास। तो ऑप्शन नंबर 2 तुलसीदास। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 हमारा, प्रश्न नंबर 11 कि मैथिली भाषा में अपनी रचनाओं के कारण विख्यात श्री वैद्यनाथ मिश्र यात्री हिंदी साहित्य में बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। श्री वैद्यनाथ मिश्र यात्री हिंदी साहित्य में किस नाम से प्रसिद्ध है, किनके बारे में ये कहा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है नागार्जुन। जो नागार्जुन है वो श्री वैद्यनाथ मिश्र यात्री साहित्य में बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 2 नागार्जुन। प्रश्न नंबर 12 हमारा, यहाँ पे 12 आ गया। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा किस शब्द में है। भाववाचक संज्ञा किस शब्द में है, पूछ रहा है भाववाचक संज्ञा किस शब्द में है। तो हिमालय में तो भाववाचक संज्ञा है नहीं, हिमालय क्या है हमारा, वो व्यक्तिवाचक है। साइकिल व्यक्तिवाचक हो गया,
मानवता जो है इसमें भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो मानवता में भाववाचक संज्ञा है, ठीक। और पुलिस जो हो गया वो सम जातिवाचक हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, प्रश्न नंबर 13 कि अफसोस मैं नहीं जा सका, अफसोस मैं नहीं जा सका रेखांकित शब्द में अव्यय का प्रकार बताइए। इसमें पूछ रहा है कौन सा अव्यय है, संबंध सूचक है, अर्ध सूचक है, आश्चर्य सूचक है, कौन सा है? अफसोस। अफसोस का मतलब क्या होता है? सूचक, मतलब अफसोस हो रहा है, शोक सूचक। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, अफसोस में शोक सूचक अव्यय है। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, प्रश्न नंबर 14 कि मध्यम पुरुष तू, तू का सही बहुवचन क्या होगा? जो तू है उसका बहुवचन बताना है, तू का। तो आप लोग नहीं होगा, तुम लोग होगा। ऑप्शन नंबर 2 तुम लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 तुम लोग, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है हमारा कि उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द जो धीरे धीरे शब्द है रेखांकित किया गया है उसमें बताना है क्या है। तो रेखांकित शब्द हम देख रहे हैं क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण कैसे? जो लिखना है वो क्या है? लिखना क्रिया होता है, लिखना क्रिया होता है। तो यहाँ पे लिखने के बारे में ही बता रहा है, हम कैसे लिख रहे हैं? धीरे धीरे। धीरे धीरे जो बता रहा है वो लिखने के बारे में बता रहा है, हम कैसे लिख रहे हैं? धीरे धीरे, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है, धीरे धीरे लिखना, तो क्रिया विशेषण हो गया। तो प्रश्न नंबर 16 पे आगे हम निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। मतलब 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें 3 विशेषण एक संज्ञा है। तो विशेषण पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, उसके बाद कुछ वर्ड जो उससे कुछ वाक्य बना लेते हैं, जैसे आसमानी बिजली, आसमानी बादल, तो ये तो विशेषण हो गया। नियमित लोग, नियमित व्यायाम, तो ये भी विशेषण हो गया। पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य लोग, पाश्चात्य संस्कृति, तो ये भी विशेषण हो गया। लेकिन अनुशासन हम देख रहे हैं यहाँ पे अनुशासन में कोई भी वर्ड नहीं बन रहा है, तो ये हमारा संज्ञा हो गया। तो अनुशासन जो है संज्ञा हो गया, ठीक है। लेकिन अनुशासन का विशेषण बनाना होगा तो ये अनुशासित लोग हो जाएगा, ठीक। तो अनुशासन हमारा संज्ञा है। प्रश्न नंबर 17 है हमारा कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया वाला वाक्य छाटिए। अकर्मक क्रिया वाला वाक्य, अकर्मक क्रिया का मतलब ये होता है जो बिना कर्म के प्रयोग हो। जैसे ऑप्शन नंबर ए शीला दिन रात सोती रहती है, शीला दिन रात सोती रहती है, तो यही वाला सही हो जाएगा क्योंकि इसमें कर्म की जरूरत नहीं है। जैसे मोहन दिन रात पढ़ता है, दिन रात पढ़ता है, ठीक है। तो इसमें अकर्मक क्रिया, इसमें सकर्मक क्रिया है, पढ़ना, कुछ पढ़ना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, शीला दिन रात सोती रहती है। प्रश्न नंबर 18 हमारा कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में आसन्न भूतकाल है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में आसन्न भूतकाल है? आसन्न भूतकाल है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है जो अभी अभी संपन्न हुआ उसे कहते हैं आसन्न भूतकाल। रेलगाड़ी आ गई, रेलगाड़ी आ गई, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें आसन्न भूतकाल है। मतलब रेलगाड़ी आ गई, जैसे लग रहा है कि अभी आई है, एकदम जस्ट आई है। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, प्रश्न नंबर 19 है कि रमा विद्यालय जाती होगी को संभाव्य भविष्य काल में परिवर्तित करिए। रमा विद्यालय जाती होगी, इसको संभाव्य भविष्य काल में बदलना है, ठीक है। तो रमा विद्यालय जा चुकी होगी, ये नहीं होगा। रमा विद्यालय जाएगी, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सामान्य भविष्य हो गया। रमा विद्यालय गई होगी, ये भी नहीं होगा। तो रमा विद्यालय जाती होगी, इसको संभाव्य में, ठीक है, इसको संभाव्य में बदलना है। तो शायद रमा विद्यालय जाए, शायद मतलब संभाव्य है। देखिए यहाँ पे हम लोग संभाव्य कर रहे हैं, शायद रमा विद्यालय जाए, हमको पता नहीं है लेकिन हम अनुमान लगा रहे हैं कि शायद वो जाए, भविष्य में आगे वो जाए, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है हमारा कि निम्नलिखित में से अभिषिक्त का संधि विच्छेद क्या है? उचित विकल्प चुनिए। अभिषिक्त का संधि विच्छेद बताना है, तो इसका सही आंसर है अभि प्लस सिक्त। अभि प्लस सिक्त, ये छोटा वाला सिक्त, ये स है और ये अभी है, ये पेटफरवा सा में बदल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। यहाँ पे जानते हैं कौन सा है? व्यंजन संधि है। तो प्रश्न नंबर 21 है हमारा, प्रश्न नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि विच्छेद का चयन करिए। अशुद्ध संधि विच्छेद का चयन करिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अशुद्ध संधि विच्छेद बताना है कि किसमें अशुद्ध संधि विच्छेद है। तो हम देख रहे हैं दूसरे में उत धन लेख उल्लेख, ये तो सही है। सम धन कलन संकलन, ये भी सही है। ऋण री प्लस न ऋण, ये भी सही है। लेकिन हम देख रहे हैं अब्ज, ये वाला गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब मत नहीं होगा, अब नहीं होगा। यहाँ पे अप प्लस ज, अप प्लस ज, तो ये अब्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है, ये अप होना चाहिए ब की जगह, अब की जगह। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, प्रश्न नंबर 22 है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर 4 दबी हुई बात को फिर से उभारना, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है हमारा कि पूछ रहा है कि चयन वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। साथ काम करने वाला, साथ काम करने वाला के लिए एक शब्द, साथ काम करने वाला,
सहकर्मी। साथ पढ़ने वाले को सहपाठी कहते हैं, लेकिन साथ काम करने वाले को सहकर्मी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 है हमारा कि जो सदा से चला आ रहा हो, जो सदा से चला आ रहा हो, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है। जो सदा से चला आ रहा है, इसका सही आंसर है 2 अनवरत। अनवरत, अनवरत, जो सदा से चला आ रहा हो, अनवरत, ठीक है। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, प्रश्न नंबर 25 है उपयुक्त विकल्प को चुनकर अपादान कारक में वाक्य पूर्ण करें। अपादान कारक में वाक्य, तो अपादान से होता है, अपादान से होता है, से मतलब अलग होना, अपादान से मतलब अलग होना। तो हिमालय निकलती है, कहाँ से निकलती है, हिमालय, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे भरना है, से निकलती, हिमालय निकलती है, तो हिमालय से गंगा निकलती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक है। तो ये वाला सही हो जाएगा। और इसमें अपादान भी है, से मतलब अलग होना, तो हिमालय से गंगा अलग हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भरा जाएगा। तो प्रश्न नंबर 26 है हमारा, प्रश्न नंबर 26 है कि उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है। मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताना किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। तो इसमें दिखावट, दिखा प्लस वट, यानी इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। और पराजय में पराधंजय, इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और लापरवाह में भी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। भरपेट में भी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग शब्द के अंत में शुरू में लगते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में। तो दिखावट में प्रत्यय लगा हुआ है, ना कि उपसर्ग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 27 हमारा कि निम्न में से किस शब्द में न प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, न प्रत्यय का योग हुआ है। तो बता दो प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं, अंत में लगते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। इसमें बंधन में बंध प्लस न बंधन, ठीक है। तो इसमें न प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो प्रश्न नंबर 28 है हमारा, प्रश्न नंबर 28 है कि कपूत का परिवाची शब्द कौन सा है। कपूत का परिवाची शब्द कौन सा है। तो इसका सही आंसर है कपूत, मतलब नहीं बोलते हैं पूत कपूत, तो कुपुत्र होता है, कुपुत्र होता है, ठीक है। और ये मत सोचिएगा कि कपूत कबूतर को बोलते हैं, वो कपोत बोलते हैं, वो कपोत होता है, कबूतर जो होता है वो कपोत होता है। तो पूत का कपूत ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 29 है हमारा, प्रश्न नंबर 29 है कि करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो इसका सही आंसर है 2 शोक, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, प्रश्न नंबर 30 है कि गोपी पद पंकज पावन कीरज जामे सिर भीजे में कौन सा अलंकार है। ये जो वहाँ पे लिखा है उसमें बताना है कौन सा अलंकार है। तो हम देख रहे हैं प का कई बार आवृत्ति हो रही है, तो ये तो अनुप्रास हो गया, लेकिन इसमें एक और है रूपक है पंकज पावन, यानी इसमें उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं है, दोनों को एक समान मान लिया गया है, तो रूपक भी हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, यहाँ पे 1 और 3, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 31 है हमारा, ये पंक्ति दे रखी है, यहाँ पे ये पंक्ति दे रखी है। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रथम और तृतीय में कितनी मात्राएं हैं। तो अगर प्रथम यहाँ तक है और तृतीय वाला अगर आप गिनेंगे तो इसमें 13 मात्राएं हैं। मैंने गिन कर देख लिया, आप लोग गिन लीजिए। यहाँ पे जैसे मैं गिना देता हूँ, ये तीसरे वाले में 1 2 3 3 2 5 6 7 8 2 10 11 12 13 मात्राएं हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 32 है हमारा, प्रश्न नंबर 32 है कि उसके सर में हो रही है, उसके सर में हो रही है, यहाँ पे खाली स्थान भरना, उसके सर में हो रही है। चित्रा गलत, खुरजूर गलत। ऑप्शन नंबर 4 खुजली, उसके सर में खुजली हो रही है, ठीक है। अब आगे 5 प्रश्न इसी गद्यांश पर आधारित है, तो आप लोग पॉज करके इसे 1 मिनट के लिए पढ़ लीजिए। 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आप सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। मैं उत्तर बताता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 33 है हमारा कि प्रवासी पक्षी पर्यावरण प्रदूषण का कारण कैसे बनते हैं। प्रवासी पक्षी पर्यावरण प्रदूषण का कारण कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 3 भोजन के माध्यम से विषाणु लेकर आते हैं, भोजन के माध्यम से विषाणु लेकर आते हैं। ये गद्यांश आप पढ़ेंगे उसी में सारा आंसर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 34 है कि प्रवासी पक्षियों का प्रिय स्थल कौन सा होता है। इसका सही आंसर है कौन सा है, भारत, ठीक है। प्रश्न नंबर 35 है हमारा कि पक्षी एक देश से दूसरे देश क्यों जाते हैं। तो इसका सही आंसर है दूसरा, अपने देश में अत्यधिक ठंड होने के कारण, अपने देश में अत्यधिक ठंड होने के कारण। प्रश्न नंबर 36 है हमारा कि प्रवासी पक्षी से क्या आशय है। तो इसका सही आंसर है 1 ऋतु परिवर्तन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले पक्षी। प्रश्न नंबर 37 है हमारा कि गद्यांश में पर्यावरण प्रदूषण के किस कारक का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर है प्रवासी पक्षी, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।